हाँ जी बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि इसकी सेंट्रियोल की। इसके अलावा हमने सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर किया। हमने किया कि क्यों हम ये कहते हैं कि सेंट्रियोल, सीलिया और फ्लैजिला एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, है ना। अब जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियस। सेल के अंदर एक ऐसा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच कंट्रोल ऑल द सेल एक्टिविटी। क्लियर? क्या कि जब हम बात करते हैं एक सेल की, सेल का एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो कि उसकी हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली विच इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर फॉर द सेल। कि एक सेल को कंट्रोल करता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है और इसके अलावा विच हैज एबिलिटी टू ट्रांसमिट द हेरिडिटरी कैरेक्टर। हेरिडिटरी कैरेक्टर का मतलब कि माँ बाप के जो कैरेक्टर रहते हैं वो बच्चों में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर करने का काम है वो कौन करता है? न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस का सबसे पहला पॉइंट डबल मेम्ब्रेन है एंड इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली। अब कहोगे कि मैम जो प्लांट सेल होती है आपने उसमें स्टार्टिंग में ही बताया था कि लार्जेस्ट सेंट्रल वैक्यूल होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो जो वैक्यूल है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली होना चाहिए, तो न्यूक्लियस का क्यों लिख रखा है? बेटा जो वैक्यूल होता है उसके अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है वो होता है नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग होने की वजह से हम वैक्यूल को कभी भी एक ऑर्गेनेली नहीं बोल पाते। यही कारण है कि न्यूक्लियस को लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली बोला गया है। दूसरे पॉइंट क्लियर? तीसरी बात, पहली बार न्यूक्लियस को जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था उसका नाम था लीवनहोइक इन द आरबीसी ऑफ द फिशेज। मैमल जिसमें कि हम भी आ जाते हैं, हमारी आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं बेटा उनकी आरबीसी एक्सेप्शन है, जिसमें कि फिशेज की भी आ जाती हैं, है ना। लोअर वर्टिब्रेट है कि जो फिश होती है उसकी आरबीसी होती है न्यूक्लिएटेड। बेटा एक्सप्लेन नहीं किया, सबसे पहले सिर्फ ऑब्जर्व किया था। पहली लिविंग सेल को ऑब्जर्व करने का क्रेडिट जाता है लीवनहोइक को, और लीवनहोइक ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था फिश की आरबीसी में। आपके पास जिपमर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, बट जो साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया और न्यूक्लियस को नाम दिया उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 आपके एनसीईआरटी ओपन करना है, एनसीईआरटी में डेट मेंशन है। देखो एनसीईआरटी में क्या करते हैं कि डेट बहुत कम मेंशन करते हैं, और ये मान के चलो कि अगर किसी के साथ में कोई भी डेट मेंशन है दैट मीन्स कि वो जो पॉइंट है, वो जो डेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट और जिपमर के लिए। और ये लाइन साफ दे रखी है दैट न्यूक्लियस वाज फर्स्ट स्टडीड इन ऑर्किड रूट सेल्स बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 एंड ही नेम्ड दैट एज द न्यूक्लियस। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ही था जिसने कि ऑर्किड की रूट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस को स्टडी किया और उसको न्यूक्लियस नाम दिया था। क्लियर? न्यूक्लियस की जब हम बात करेंगे जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स है उनमें रहता है, लेकिन हमारी आरबीसी में, और जब हम प्लांट्स वेस्कुलर प्लांट यानी कि जिनमें जाइलम फिलोयम होता है, तो फिलोयम जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है उसकी जो सेल सेल्स रहती हैं वो डेड होती हैं। डेड किस लिए बोलते हैं? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन ये नहीं है कि स्टार्टिंग से नहीं होता। जब हमारी आरबीसी वगैरह की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है या सेल ट्यूब की फॉर्मेशन जब स्टार्ट होती है तो इनिशियल स्टेजेस पे न्यूक्लियस होता है, बट जैसे जैसे वो मैच्योर होती जाती है न्यूक्लियस उनके अंदर क्या हो जाता है बेटा? खत्म हो जाता है। न्यूक्लियस हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, 3 साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवनहोइक उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया, स्टडी और नाम देने वाला ब्राउन, और इसके अलावा इस चीज को प्रूव करने वाला कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के थ्रू जाती है, ये चीज़ एक्सप्लेन की थी जॉनसन हैमरलिंग ने इन 1953। और हैमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट किया था जो सिंगल सेल एल्गी होती है एसिटाबुलेरिया उसके ऊपर। क्लियर?
चलो जी, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की नंबर की, कि सेल्स के अंदर इसका नंबर कितना होता है। देखो लगभग तो क्या रहता है बेटा कि जो सेल्स होती है यूनिन्यूक्लिएट है, यानी कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन कई जगह एक्सेप्शंस भी हैं। कैसे? हमने पैरामीशियम के अंदर पढ़ा था। पैरामीशियम की जब हम बात करेंगे, इसके पास 2 न्यूक्लियस होते, एक लार्ज मैक्रो जो कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और दूसरा हमने पढ़ा था माइक्रो न्यूक्लियस जो कि हेरिडिटेरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी हमारी जो वॉलेंट्री मसल्स होती है, ध्यान है, सिनसाइटियल बोलते हैं। सिनसाइटियल क्यों? कैसी थी? ट्यूबुलर थी और उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन थी। हमारी जो बोन मैरो होती है, कुछ फंगस वगैरह की जब हम बात करेंगे, एल्गी की बात करेंगे, वो लोग होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। और जब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आए तो इसको हम बोलते हैं सिनसाइटियल। लेकिन सिनसाइटियल कंडीशन बोलेंगे एनिमल के केस में, और प्लांट के केस में बोलेंगे सिनोसिटिक। क्या बोलते हैं? प्लांट या फंगस में सिनोसाइटिक सेल। क्लियर? एक हमने ए सेलुलर स्लिम मोल्ड भी पढ़ा था, एक्सेप्शन आया था ना, जिसका कि जो प्लाज्मोडियम था वो कैसा था? मल्टी न्यूक्लिएटेड था। अब बात करते हैं बेटा पोजीशन की। जब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की पोजीशन की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी जहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है साइटोप्लाज्म में, वहाँ पर मिलता है। देखो, इट इज सिचुएटेड इन ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द सेल। ज्योमेट्रिकली की जब हम बात करेंगे तो सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में सेंटर में वैक्यूल होता है, और उस वैक्यूल के होने की वजह से वो न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ पुश कर देता है। और पुश के अलावा जो प्लांट का न्यूक्लियस होता है वो हो जाता है थोड़ा सा एलिप्टिकल। क्लियर? तो आ गया कि जब हम बात करेंगे, वैसे तो ये कैसा होता है बेटा? राउंड होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में हमें क्या देखने को मिलता है? एलिप्टिकल। क्यों? क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल होता है और वो उसको साइड में धकेल देता है। क्लियर? केमिकल कंपोजिशन की जब बात आती है तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, कुछ बेसिक प्रोटीन्स, एसिड प्रोटीन्स, न्यूट्रल प्रोटीन्स, और इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और सोडियम की भी देखने को मिलती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। ये देखो बेटा, जब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। देखो, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और इन दोनों को कंबाइनली बोलेंगे न्यूक्लियर एनवलप। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस का, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर रहता है न्यूक्लियोलस। कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिनको कि हम बोलते हैं क्रोमेटिन। इनके भी हम आगे टाइप पढ़ेंगे। और याद है, जब इसके अंदर राइबोसोम्स बनते हैं तो जो इसकी आउटर वाली, ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होके किसको बनाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाती है। इसके अलावा जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि हम नाम देते हैं न्यूक्लियोपोर। क्लियर बेटा? तो अब हम इसी स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान से देखते जाना और ध्यान से समझते जाना। ये देखो, जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात आती है तो क्या क्या होता है? न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, मैट्रिक्स, क्रोमेटिन और इसके अलावा न्यूक्लियोलस। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर एनवलप की। न्यूक्लियर एनवलप दैट मीन्स इसकी मेम्ब्रेन। और जब हम न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की बात करते हैं, 2 होती है। आउटर मेम्ब्रेन होती है रफ, किस लिए? क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है बेटा स्मूथ। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, और स्पेस की विड्थ होती है लगभग 100 से 500 आर्मस्ट्रॉन्ग, और हर एक मेम्ब्रेन की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? 60 to 90 आर्मस्ट्रॉन्ग। आउटर मेम्ब्रेन हमें पता है वो मॉडिफाई जब होती है तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है किसकी? न्यूक्लियस की, वो किसको बनाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, उस पर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ये पोर्स रहते हैं ये लोग बने रहते हैं प्रोटीन्स के। यही कारण है कि इन पोर को हम न्यूक्लियोपोरिन्स के नाम से जानते हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, सेप्टम होता है,
ठीक है, ये देखो पोर विद द सेप्टम। पोर विद द सेप्टम का मतलब ये है कि जो पोर है वो सिर्फ एक टाइप के नहीं होते हैं। एक बार ध्यान से देखना, पोर तो है यानी कि यहाँ पर बीच में पोर्स प्रेजेंट है, लेकिन उनके पास अलग अलग शेप होती है। दिखाई दे रहा कि कुछ पोर ऐसे होते हैं जैसे कि हमारा जो डायफ्राम होता है ना, डोम शेप, कि कुछ पोर के पास कैसी स्पेस होती है, डायफ्राम स्पेस होती है। ये देखो यहाँ पर सेप्टम यानी कि एक सेपरेशन है जो कि इनको क्या करने के लग रहा है, अलग करने के लग रहा है। ये देखो पोर, लेकिन इन पोर के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल है, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्मिन्स है, कुछ ब्लब्स यानी कि ब्लबिंग्स वगैरह, एनुलाई, एनुलाई का मतलब होता है रिंग्स की फॉर्म में। यानी कि पोर तो है, लेकिन इन पोर की जो शेप होती है न्यूक्लियस में वो हमें अलग अलग देखने को मिलती है। क्या काम है इन पोर का, यहाँ पर जो भी राइबोसोम, आरएनए या जो प्रोटीन बनती हैं वो इन्हीं पोर के थ्रू निकलती हैं और कहाँ पर जाती है, साइटोप्लाज्म में। क्लियर। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर की साइड रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब बेटा न्यूक्लियर सैप, या जिसको कि हम कैरियोलिम्फ के नाम से जानते हैं। ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसमें कि कई सारे एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए से डीएनए को बनवाता है, डीएनए से आरएनए को बनवाने वाला, प्रोटीन्स को बनवाने वाले कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स, यानी कि उसका वो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर बताए थे कि यहाँ पर फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं एसिड प्रोटीन्स के, जो कि एक नेटवर्क बना लेते हैं, है ना, स्कैफोल्ड फॉर द क्रोमेटिन, जो कि आगे चल के क्या करते हैं, क्रोमेटिन को बनाते हैं। ऑन द पेरिफ्री, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियर एनवलप के नीचे जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है एक फाइब्रस लेयर बना देता है जिसको कि हम बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। प्लांट्स वगैरह के केस की जब हम बात करेंगे ये कोइल की प्रेजेंस में रहता है। बेटा जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है इसके अंदर रहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। नाम आया, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर का पढ़ा था ना, जो कि एज स्केलेटन काम करते हैं। तो इसी मैट्रिक्स के पास में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, और वो बने रहते हैं लेमिन ए और लेमिन बी के। यानी कि एक तरह से इसको जो क्या स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करने के लग रहे हैं वो कौन होते हैं, ये लोग। अब आ जाओ न्यूक्लियस के डायग्राम पे। यहाँ पर आपको क्रोमेटिन के दो नाम दिख रहे होंगे। जब देखो क्रोमेटिन कुछ थ्रेड लाइक, क्रोमा का मतलब होता है बेटा कलर, न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे, ठीक है, कुछ थ्रेड्स होते हैं जो कि डाई से कलर, मान लो ये व्हाइट है, हमने इस पे ब्लू कलर किया तो वो डाई हो गई, कलर उन्होंने गेन कर लिया। तो यहीं से ही नाम पड़ा कि न्यूक्लियस की बॉडी के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्टेन हो जाते हैं, और स्टेन हो जाते हैं इसलिए उन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया क्रोमेटिन। क्या नाम दिया गया बेटा, क्रोमेटिन। तो यहाँ पर जब हम क्रोमेटिन फाइबर्स की बात करेंगे, पूरे ध्यान से देखना, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है, और क्रोमेटिन होता है दो टाइप का। कौन कौन सा नाम दिखाई दे रहा है, देखो क्रोमेटिन के ऊपर की साइड देखो, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। क्यों नाम मिला यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन? अगर हम यूक्रोमेटिन की बात करेंगे बेटा, तो जो यूक्रोमेटिन होते हैं यानी कि वो वाले थ्रेड्स, वो वाले फाइबर जो कि लाइटली स्टेन होते हैं। क्या बोला यूक्रोमेटिन के बारे में, कि जो ये यूक्रोमेटिन होते हैं ये स्टेनिंग इनकी लाइट होती है, क्रोमेटिन के लिए एक बल्क बनाते हैं, एंड इट हैज एक्टिव जीन फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इसके पास वो एक्टिव जीन, यानी कि आरएनए को बनाने के लिए जो एक्टिव जीन्स होते हैं वो किसके पास होते हैं बेटा, इस यूक्रोमेटिन के पास होते हैं। क्लियर। और ये बहुत पहले ही रेप्लिकेट कर जाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे हेट्रोक्रोमेटिन की, ये काफ़ी थिक होता है, डार्क स्टेनिंग होती है इसके अंदर, लेकिन इसके पास ट्रांसक्रिप्शन के लिए कोई भी एक्टिव जीन नहीं होता, कोई भी एक्टिव जीन नहीं होता, इसलिए इनको यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का नाम दिया। क्लियर। तो जब हम पूरे के, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इस पूरे क्रोमेटिन में सारा का सारा फंक्शनल नहीं होता, इन दोनों टाइप में से जो फंक्शनल होता है वो सिर्फ कौन होता है, यूक्रोमेटिन।
नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे हमारे न्यूक्लियोलस की।